हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का इस सेशन में, क्योंकि आज का ये सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज की क्लास ज्वाइन करने से पहले आप मेरे 2 लेक्चर को देख के आइएगा, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करिएगा। फिर आपको इसके बाद ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि अगर आप वीडियो को सिक्वेंस में देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें बेसिक से समझ में आएंगी। क्लियर है? तो मैं कोई भी चीज जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल। ये जो बैच होने वाला है बच्चों, 0 से हीरो। आप अगर 0 भी हो ना, तो अगर कुछ टाइम में आप हमारे साथ जुड़िए, उसके बाद 1 या 2 मंथ के बाद देखिए आप हीरो बनने की कगार पर होंगे। यानी आप हीरो बनने का सफर हमारे साथ तय कर चुके हैं। क्लियर है? इसके अंदर बच्चों यूनिट फर्स्ट चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास हमारी तीसरी है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। 2 लेक्चर हो चुके हैं। चलिए ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि ये हमारा बच्चों टेलीग्राम चैनल है। मैं इसके बारे में आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो का कोई भी अपडेट आता है तो आप इस चैनल पे ज्वाइन करके देख सकते हैं चीजें, और इसका लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है? इसी के साथ बच्चों मैं बात करना चाहूंगा कि ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो इस पे भी आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। इस पे हम लोग, आपको पता है, जीके के फैक्ट डालते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये आकर सर ने यहाँ पे बता रखा है। तो इन सारी चीजों को वहां पे जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है? इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? इसी के साथ बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप का भी मिल जाएगा। बस आपको ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है? इसमें हम आप लोग क्विज प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स भी डालते रहते हैं। ये सारी चीजें आप अगर हम पे टाइप कर देंगे तो सारी चीजें हम बाकायदा यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग, आपको पता है कि हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है यहाँ पे, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है इसके अंदर। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की टॉपिक है, आज हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे तो उनको भी देख लेते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा बच्चों, वो करूंगा कूलाम का नियम क्या होता है, इसको समझेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे देखिए, ये सिंबल लिख रहा है यहाँ पे, इस सिंबल को पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इस चीज को भी जान लेंगे यहाँ पे आज हम। अच्छा, ये के का माध्यम की निर्भरता है, यानी के की वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करती है, इस चीज को जानेंगे। क्लियर है? किस तरीके से चेंज होती है के की वैल्यू। अच्छा, इसी के साथ बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है, इस चीज को भी यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और हमारा आपके नजरों के सामने पहला टॉपिक आ चुका है। तो बच्चों पहला टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम को यहाँ पे हम समझते हैं, कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपने 9th क्लास और 11th क्लास में आप लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा। क्या बच्चों? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता था, आप लोगों को पता है कि भाई यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो बॉडी, कोई भी दो पिंड, तो जिनके मासेस क्या होने चाहिए थे, m1 और m2, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या मानते थे हम? r मानते थे। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता था वो हमेशा किसका होता था बच्चों? अट्रैक्शन का होता था। किसका होता था? अट्रैक्शन का। आप इस तरीके से समझिए कि भाई यूनिवर्स के अंदर, अगर यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 और m2, और जिनके मास क्या है बच्चों? m1 एंड m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों क्या है? r है। तो बच्चों न्यूटन का नियम क्या कहता था, यदि ब्रह्मांड में स्थित दो पिंड जिनके मास m1 और m2, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, इनके बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। क्या होता था? दोनों मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स के क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और स्क्वायर ऑफ रेडियस के क्या होता था बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। क्या होता था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बिल्कुल यही नियम हमारा चार्ज के लिए वैलिड होता है, पर इनमें अंतर क्या होता है बच्चों कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम के नियम में क्या अंतर होता है। पहली बात आपको याद रखनी है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो द्रव्यमानों के बीच में लगता था, दो मासेस के बीच में लगता था, लेकिन कूलाम का नियम यहाँ पे बच्चों दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि ये जो फोर्स है बच्चों, ये हमेशा किसका होता था बच्चों? अट्रैक्शन का होता था। किसका? अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का देखने को होता था हमेशा। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती है बच्चों? आकर्षण करती थी। बट कूलाम का जो नियम है बच्चों, ये जो है
ये किसके लिए, ये हमेशा आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण, क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये चार्ज होता है दो तरह से होता है, एक होता है लाइक चार्जेस, एक अनलाइक चार्जेस, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक जैसे, विजातीय आवेश डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस। क्लियर है, तो ये बात मैं बता चुका हूँ। इसीलिए कूलाम का नियम जो है बच्चों, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्लियर है, अब कूलाम के नियम को हम यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो कूलाम के नियम को अगर मैं यहाँ पे बताऊं बच्चों, तो कूलाम के नियम को समझते हैं यहाँ पे। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो पहले बात आपको याद रखनी है, कूलाम के नियम के अंदर एक पॉइंट याद रखना है, कूलाम के नियम के अंदर कि यह नियम, पहला बात याद रखनी है, यह नियम स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है, स्थिर वैद्युत बल की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि यह नियम स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल की जानकारी देता है। यानी दो चार्ज पार्टिकल जो है बच्चों, समझिए ध्यान से, ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं बच्चों, ये कैसे होने चाहिए, इस तरीके से। अगर ये दो चार्ज पार्टिकल है, यानी इसको मैं मान लेता हूं बच्चों इस तरीके से, इस दो चार्ज पार्टिकल है बच्चों, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों Q1 और इसको मैं मान लेता हूं Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, वो मैंने एज्यूम कर लिया क्या है बच्चों, R है। क्या है, R है। तो बच्चों अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R। अच्छा, ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो किसमें होने चाहिए बच्चों, रेस्ट में, यानी लिखा हुआ स्थिर। दोनों कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, विराम अवस्था में। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो बच्चों इनके बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखूं, तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका हम लोग, तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश दो आवेश दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इनके मध्य इनके मध्य मध्य लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के गुणनफल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा, अच्छा बच्चों बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, तो इस बात को बच्चों स्टेटमेंट को हम लिखते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होता है समझिए ध्यान से, यदि बच्चों दो आवेश, जो दोनों आवेश किस में होना चाहिए, रेस्ट में, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो इनके बीच में बच्चों लगने वाला फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होना चाहिए बच्चों, समानुपाती। इक्वेशन फर्स्ट,
और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होना चाहिए बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन सेकंड डाल दिया हमने। क्लियर है, यानी दोनों आवेशों को गुणनफल के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर बच्चों मैं दोनों को कंबाइन करूं, समीकरण समीकरण एक व दो से, तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा बच्चों, कंबाइन करने पे एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। तो क्या आएगा बच्चों, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आया हमारा। क्लियर है, तो अब इस चीज को देखें बच्चों, यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों के की, तो यहाँ पे के क्या है, तो समझेंगे ध्यान से के क्या है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे तो के यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है के, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है बच्चों, वो क्या आया है, जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या आया है बच्चों हमारा। तो जो रिजल्ट है हमारा बच्चों, क्या निकल के आया है हमारा, कि एफ प्रपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया हमारा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे के क्या है बच्चों, तो के यहाँ पे बच्चों हमारा कांस्टेंट है। के क्या है बच्चों, यहाँ पे नियतांक है। के यहाँ पे हमारा क्या है, नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट। ये हमारा यहाँ पे बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो इस के की जो वैल्यू है बच्चों, वो होती है, के की जो वैल्यू है वो है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, और इसकी जो वैल्यू है बच्चों, वो होती है 9 × 10⁹ और यूनिट होती है बच्चों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कहाँ से आई, इस चीज की मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आई है ये। क्लियर है, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अभी इस बात को आपको याद रख लेना है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों ये बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है ये। ठीक है, तो इसकी के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, आप जानते हो ये 4 है, ये पाई है, और ये सिंबल नहीं जाते, तो इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू, इसको हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता क्या पढ़ते हैं बच्चों हिंदी में, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, 8.85 10⁻⁻12, और यूनिट होती है न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है। क्लियर है, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। अब ये के की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे के कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है बच्चों, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात बच्चों, मात्रक पद्धति पर। मात्रक पद्धति किस पर डिपेंड करती है, मात्रक पद्धति, इसको हम कहते हैं यूनिट सिस्टम। एक तो इस बात पे डिपेंड करती है, और दूसरी डिपेंड करती है बच्चों किस बात पे, ये करती है बच्चों माध्यम पे। माध्यम यानी मीडियम पे डिपेंड करती है। अब किस तरीके से निर्भर करती है, उस चीज को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों उस चीज को यहाँ पे समझते हैं कि ये किस तरीके से डिपेंड करती है। तो मैं पहला टाइप जो बताने जा रहा हूँ बच्चों है मात्रक पद्धति। तो इसको हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति पर किस तरीके से निर्भर करती है, मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम को समझते हैं यहाँ पे। तो यूनिट सिस्टम क्या होता है बच्चों, समझेंगे ध्यान से। तो बच्चों यूनिट सिस्टम जो है, तो आप जानते हो के की जो यूनिट है बच्चों, वो यहाँ पे क्या है, के की जो वैल्यू है बच्चों, के की जो ऐसा यूनिट है बच्चों, क्या निकल के आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 9 × 10⁹ और यूनिट थी बच्चों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है इसकी ऐसा यूनिट है, क्या है बच्चों, इसकी ऐसा यूनिट है, ये इसकी ऐसा यूनिट है।
ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। क्लियर है, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अगर बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, तो मैं सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ यहाँ पे। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, तो सीजीएस यूनिट को समझते हैं यहाँ पे। तो सीजीएस यूनिट बच्चों ध्यान से देखिए, तो के बराबर यहाँ पे वैल्यू है, क्या दे रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 × 10⁻⁹। क्लियर है। अब ये तो ऐसा यूनिट थी, तो ऐसा यूनिट के अंदर बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि आपको याद रखना 1 न्यूटन में, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 1 न्यूटन में 10 की पावर कितना होता है बच्चों, 5 डाइन होता है। यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है। क्लियर है, पहली बात। अच्छा बच्चों, इसी के साथ में यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर में बच्चों कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, एक कूलाम में कितने होते हैं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने जाके नहीं देखा तो वो बच्चे जाके इसको वहां पे जाके देख लीजिए। क्लियर है, तो वो बच्चे वहां पे जाके इसको देख लीजिए, और इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ध्यान से देखिए, 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5 डाइन, तो यहाँ लिख दिए 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर है। इसी के साथ बच्चों आपको याद रखना है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, या 2 टाइम्स है, तो 100 × 100, ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसी के साथ बच्चों कूलम स्क्वायर 2 बार है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁹, 2 टाइम्स लिखा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेट कूलम का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब इसको बच्चों यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, हमारा क्या आएगा, अब ध्यान से देखिए, ये 3, ये 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 9 से 9 कट गया। क्लियर है। अब देखिए 5 और 4 ये कितने हो गए, 9, तो ये भी 9 से 9, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा फाइनली यहाँ पे क्या निकल के आया बच्चों, ये के की वैल्यू निकल के आई, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो इस के की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों, वो क्या निकल के आई, फाइनल वैल्यू। तो इस के की जो वैल्यू है वो निकल के आई यहाँ पे, के इक्वल टू 1, कितना निकल के आया, 1, और यूनिट क्या होगी बच्चों, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम, स्टेट कूलम का स्क्वायर। क्या निकल के आया बच्चों, स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, इसकी वैल्यू है। यानी कि बच्चों ऐसा यूनिट में ये की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लेकिन सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो के की यूनिट क्या निकल के आती है बच्चों, 1 निकल के आती है। क्या निकल के आती है, 1। तो यानी के इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम का स्क्वायर अपॉन में। क्लियर है। तो इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, सीजीएस सिस्टम में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको अभी तक बात की सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा। अभी मैंने बताया था, अभी आपने एज इट इज याद कर लिया था। अब मैं ये एक्चुअल बताता हूँ बनना कहाँ से। क्लियर है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे, इस चीज को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, वी नो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। तो बेटा कूलाम के नियम के अनुसार आप जानते हो, क्या जानते हो बच्चों, एफ इजिकल टू, आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग ये जानते हो नहीं जानते हो बताओ, वही कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, तो आप ये जानते हो। अब मुझे बच्चों यूनिट किसकी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, और डायमेंशन भी चाहिए। तो अगर बच्चों मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालू तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालू तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इंटू, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता है कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो 4 पाई है, ये जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, एप्सिलॉन नॉट निकाल रहा हूँ। और इसकी अगर यूनिट देखूँ तो कूलाम कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम होती है। तो 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर।
और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। और ये बच्चा क्या है, आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो 2 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गई बच्चों, क्या इसकी यूनिट आ गई, ये क्या आ गई बच्चों, इसकी यूनिट आ गई। क्लियर है, तो ये तो इसकी यूनिट है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्या आ गई इसकी यूनिट। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन को भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग अभी। तो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, इसकी बेमा बेमा डायमेंशन क्या होगी इसकी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, डायमेंशन और यूनिट। अच्छा, इसको निकालने से पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा यहाँ पे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। आप जानते हो बच्चों, क्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आई टी। तो अगर मैं इसकी बच्चों डायमेंशन निकालूं तो क्यू की डायमेंशन क्या होगी, चार्ज। करंट को किसमें मेजर, करंट की डायमेंशन क्या होती है बच्चों यहाँ पे, तो ए। और टाइम की क्या होती है, टी। ये आ गया, क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, एफ इजिकल टू क्या होता है बच्चों, एम ए होता है। क्या होता है, एम ए होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालू, तो यहाँ से डायमेंशन क्या होगी, फोर्स, मास की क्या होती है एम, एक्सीलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस टू। क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे क्या बचा, डिस्टेंस। तो आप जानते हो डिस्टेंस की क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल। क्या होती है, एल। अब इस सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। चार्ज बच्चों क्या है, क्या डायमेंशन है इसकी, चार्ज की 80। क्या है बच्चों यहाँ पे, तो चार्ज की डायमेंशन क्या है बच्चों यहाँ पे, 80। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो 80 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये। अच्छा, फोर्स की क्या है बच्चों यहाँ पे, तो एम एल टी माइनस टू। और जहाँ पे अगर डिस्टेंस की कितनी बच्चों, 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, L2। अगर बच्चों यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है बच्चों वो क्या निकल के आएगी, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों, A2T2। यानी अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो क्या आएगा बच्चों, M-1। L बच्चों यहाँ पे कितना है, 2 और 1, ये कितना, 3। 3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -3। अच्छा, टी जो है बच्चों यहाँ पे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये 2 टी है, और ये टी 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 स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 और ए की पावर 2, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था। तो ये क्या है बच्चों, इसकी डायमेंशन है। क्या है बच्चों, ये इसकी डायमेंशन। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये डायमेंशन समझ में आ गई, फटाफट से बताइए। चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब आगे, आपको मैंने बेसिकली मैं आपको आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डायमेंशंस निकालना सिखाऊंगा कि आप डायमेंशंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली 11th में अगर ये बहुत से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होती है, वो स्किप कर देते हैं, तो इसलिए उन बच्चों के लिए मैं डायमेंशन वाली एक वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आप, कोई डायमेंशन चैप्टर ऐसा है कि जहां जहां फॉर्मूला लिखूंगा वहां वहां डायमेंशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट और डायमेंशन की बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे कि आप, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया है। तो उसके लिए एक मैं वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका यूनिट मेजरमेंट कभी भी वीक नहीं होगा, आपको हर जगह जहाँ फॉर्मूला दिखेगा आप ऑटोमेटिक डायमेंशन लिख दिया करेंगे। क्लियर है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा कि के माध्यम की निर्भरता। अच्छा, जो बच्चों के था, हमारा स्थिरांक था जो हमने निकाला, तो उसकी वैल्यू किस किस बात पर डिपेंड करती है। तो चलिए बच्चों, सब मान लीजिए, ऐसे समझिए कि बच्चों ध्यान से देखिए, अगर दो पार्टिकल्स हैं हमारे, एक ये पार्टिकल्स है, ठीक है, जिस जो कि है Q1, और एक ये पार्टिकल्स है बच्चों, और ये है बच्चों Q2। क्लियर है, ये है Q2। और इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, वो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बच्चों क्या है, आर है। क्या है, आर है। क्लियर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर है। और इनके बीच में मैंने मान लिया कि इनके बीच में कोई माध्यम नहीं रखा है, इनके बीच में जो है वो क्या है, निर्वात है। निर्वात बोले तो बच्चों वैक्यूम, ठीक है। तो बच्चों इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो आपको पता है कूलाम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम के नियम के अनुसार, जहां पे भी आपको दो चार्ज पार्टिकल दिखे वहां पे आराम से आंखें बंद करके कूलाम का नियम लगा दीजिए। तो कूलाम के नियम के अनुसार
तो बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार अगर इसमें यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा बच्चों, निर्वात में, तो कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल। अब बच्चों निर्वात में लगने वाला बल क्या होगा भैया, एफ ए मान लेता हूँ मैं इसको, एफ क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। क्या होता है बच्चों निर्वात में लगने वाला बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अच्छा अब मान लीजिए कि बच्चों दूसरा जो पार्ट है, अब यही फोर्स अगर मैं इसके बीच में कोई मीडियम रख दूं, क्या रख दूं बच्चों, कोई मीडियम रख दूं, इनके बीच का अगर मैं कोई मीडियम रख दूं इस तरीके से, और चार्ज पार्टिकल बच्चों वही है, यानी Q1 Q2, और इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मैंने बच्चों अभी भी आर ही रखा है, लेकिन इनके बीच में मैंने इस बार क्या रख दिया बच्चों, मीडियम चेंज कर दिया। पहले निर्वात था, अब कोई माध्यम रख दिया, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो बच्चों माध्यम में लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, माध्यम में, माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, तो मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों एफ एम। क्लियर है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं बोलेंगे इस बार, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट एम। क्लियर है। अच्छा ये क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। क्लियर, ये क्या हो जाएगा r²। अच्छा बच्चों अगर मैं इसका डिवाइडेड करूं, समीकरण समीकरण 2 का क्या कर दूं बच्चों, डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या रिजल्ट आएगा हमारा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, FA/FM। क्लियर है, क्या आएगा बच्चों, FA/FM। अच्छा अब बच्चों इसका डिवाइड करता हूँ, तो बच्चों ये वाली वैल्यू को रखेंगे और ये वाली, तो आपको पता है लास्ट वाला टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कहाँ होता है, ऊपर, यानी इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। क्लियर है। अच्छा इसी के साथ बच्चों ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r²। क्लियर है। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि लास्ट वाली जो वैल्यू होती है, कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा रहता है A/B C/D, तो ये D का मल्टीप्लाई A के साथ होता है, C का मल्टीप्लाई B के साथ होता है। तो ये वाली बेसिक बात आप लोगों को पता होगी, आई होप, नहीं पता तो ये मैंने बता दिया। क्लियर है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब इसी के साथ बच्चों, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा और इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा। क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फाइनल हमारा क्या आता है बच्चों, FA/FM। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², मल्टीप्लाई, ये वाली नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी बच्चों, ऊपर, ऊपर जाएंगे। कलर चेंज करता हूँ इसका, तो इसका कलर चेंज करने के बाद तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M और इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये ये Q1 Q2 कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पे, यानी Q1 एंड Q2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एक तो बच्चों देखिए ध्यान से, Q1 Q2 ये कैंसिल आउट हो गया, r² कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई भी यहाँ पे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचा क्या हमारा, तो यहाँ पे हमारा बचा बच्चों FA/FM। यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट M/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अच्छा बच्चों ये जो है, इसको पढ़ते क्या बच्चों, ये बराबर होता है किसके बच्चों, एप्सिलॉन नॉट R। R कह सकते हैं या K भी कह सकते हैं, किताबों में कहीं कहीं K भी लिखा है, एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पे ये किसके बराबर है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट R। अब ये होता क्या है ये देखिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट R, तो एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट M/एप्सिलॉन नॉट।
तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या पढ़ते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता इंग्लिश में पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको पढ़ते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या पढ़ते हैं बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्लियर है? क्या पढ़ते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा इसी के साथ बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं बताइए? क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको हम पढ़ते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। या इसको बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? अभी आगे हम बताएंगे इसको परावैद्युतांक क्या होता है। क्लियर है? क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा इसी के साथ बच्चों मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। देखिएगा अगला जो टर्म है बच्चों यानी आपसे अगर कोई पूछे परावैद्युतांक क्या होता है तो उस चीज को मैं अभी आगे बताता हूँ। तो ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों? यानी बच्चों एप्सिलॉन नॉट एम और एप्सिलॉन नॉट इसका जो रेशियो होता है ये किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट आर या के कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा समझेंगे बच्चों यहाँ पे परावैद्युतांक स्थिरांक जो कि अभी अभी मैंने बताया। माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं यानी परावैद्युतांक स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं बच्चों कि माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक स्थिरांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन नॉट आर या के से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे रिप्रेजेंट? एप्सिलॉन नॉट आर या के से प्रदर्शित करते हैं इस बात को। तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया बच्चों कि के इक्वल टू क्या था बच्चों? एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये था बच्चों। अच्छा क्लियर है? तो के बराबर एप्सिलॉन नॉट एम इंटू एम। तो ये क्या होता है बच्चों? मैंने अभी बताया आपको। तो मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है बच्चों? माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इनका जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है? अच्छा इसी के साथ मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा बच्चों इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट मात्रक क्या होता है? मात्रक। और इसी के साथ बच्चों इसकी डायमेंशन की भी बात करना चाहूंगा। क्या होता है भाई बताइए फटाफट से। तो इसकी जो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि ये जो होता है बच्चों यूनिट लेस होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। इसकी कोई भी डायमेंशन, कोई भी विमा नहीं होती और ये डायमेंशन लेस भी होता है।
विमाहीन होता है, अर्थात इसका कोई मात्रक व विमा नहीं होती। अब देखो होगी कहाँ से बच्चों, ध्यान से देखिए, ये भी वैद्युतशीलता है माध्यम की, ये भी निर्वात की, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो इसकी बात तो याद रखना है, ना इसका कोई मात्रक होता है, ना इसकी कोई विमा होती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो अब तक की, जहाँ तक की बातें सारी समझ में आई होंगी। ठीक, अच्छा, तो इसी के साथ बच्चों ये बात और ध्यान रखना है कि के की वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे कि जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू जो है वो हमेशा आपको 1 से बड़ी मिलेगी या 1 के बराबर मिलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 से छोटी मिले। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है, ये लिखना है एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम किसी भी माध्यम के लिए होगी। अच्छा, इसी के साथ बच्चों अगर के की वैल्यू 1 कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 1, तो ये होती है बच्चों किसके लिए, निर्वात के लिए, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। ठीक है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों के की वैल्यू जो होती है 1.0029, तो ये जो होती है बच्चों, ये होती है वायु के लिए, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही मान के चलते हैं। अच्छा, तीसरा के की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ये होती है धातु के लिए, धातु के लिए। क्लियर है? मेटल किसके लिए होती है, मेटल के लिए होती है। क्लियर है? तो ये 3 बातें विशेष ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि भैया अगर के की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, 1 से छोटी कभी नहीं आएगी। क्लियर है? 1 से छोटी कभी नहीं देखने को मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी। अगर 1 के बराबर आती है तो आप समझ जाएंगे निर्वात के लिए, अगर एक के की वैल्यू इंफिनिटी आती है तो आप समझ जाएंगे वो किसके लिए, धातु के लिए। इसके अलावा कोई अदर माध्यम देता है तो उसके लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।